बट आज है 18 मार्च 2024 और हम जो है एमसीक्यूज वाला पेपर सॉल्व कर रहे हैं 9702 नवंबर 2022 का। और ये पेपर वेरिएंट 12 है। इसमें बेटा फर्स्ट 20 क्वेश्चन में आयशा को पहले करा चुका हूँ और आज हम 21 से 40 तक इस क्लास में आगे जाना चाह रहे हैं। क्वेश्चन क्या है तो जरा सुनिए। क्वेश्चन नंबर 21। एक वायर को आप फोर्स लगाकर स्ट्रेच कर रहे हैं और वायर हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है। जब ये हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है तो हुक्स लॉ को ओबे करने में आपको पता है फोर्स और एक्सटेंशन का जो ग्राफ होता है वो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। स्ट्रेट लाइन क्यों बनता है? क्योंकि F इक्वल टू के एक्सटेंशन। तो अगर हम फोर्स को या एक्सटेंशन को एक्स एक्सिस पे रखें, वाई एक्सिस पे रखें, रिलेशन स्ट्रेट लाइन बनेगा क्योंकि इट इज स्ट्रेट सॉरी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन। लेकिन क्वेश्चन में जो ग्राफ दिया हुआ है वो स्ट्रेट लाइन है ही नहीं। और अगर वो स्ट्रेट लाइन नहीं है तो एक बात तो पक्की है कि ये फोर्स और एक्सटेंशन का ग्राफ नहीं है। और जब ये फोर्स और एक्सटेंशन का ग्राफ नहीं है तो सर ये किस चीज़ का ग्राफ है? तो एक छोटी सी बात को जरा सीखिए और वो बात बेटा ये है कि जो स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स पढ़ते हैं वो स्टूडेंट्स इस लफ्ज़ को समझते हैं जिसको बोलते हैं पैराबोला। ठीक। और जो मैथ नहीं पढ़ते पैराबोला को छोड़ें। आप यूँ समझें कि अगर इक्वेशन हो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर या इक्वेशन हो x इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है ना? अब ये थोड़ी सी मैथमेटिक्स बोलना पड़ेगी। तो याद रखिएगा जब कभी इक्वेशन होती है ना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो जिस पे स्क्वायर होता है ना, जो कर्व होता है वो एक्स एक्सिस से दूर भागेगा। एक्स पे स्क्वायर है ना तो एक्स एक्सिस से दूर भागेगा। पैराबोला होगा जो एक्स एक्सिस से दूर भागेगा। और जब कभी वाई पर स्क्वायर होता है, जब वाई पर स्क्वायर होता है तो जो ग्राफ होता है ना वो वाई एक्सिस से दूर भागता है। और जब वाई एक्सिस से दूर भागेगा तो ग्राफ की शक्ल बेटा ये वाली होगी। ठीक है जनाब। तो पहली बात, अभी मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ाया कि वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अभी एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ कि मैथमेटिक्स में एक ज्योमेट्रिकल शेप होती है जिसको बोलते हैं पैराबोला। पैराबोला में एक वेरिएबल लीनियर होता है, दूसरे पर स्क्वायर होता है। और जिस पर स्क्वायर होता है ना ग्राफ उस एक्सिस से अवे भागता है। इसमें बेटा वाई पर स्क्वायर है तो ग्राफ वाई एक्सिस से दूर भागेगा। इसके अंदर ग्राफ एक्स एक्सिस से दूर भाग रहे हैं। ये बेटा मैंने पैराबोला की नॉलेज दी। अब जरा टॉपिक पर आ जाए। टॉपिक बेटा ये है कि इस चैप्टर में हुक्स लॉ में एक तो हुक्स लॉ है एफ इक्वल टू के ई, के एक्सटेंशन, ग्राफ स्ट्रेट लाइन। सर वो तो इसमें फिट हो ही नहीं रहा। दूसरे पर है सर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्सटेंशन स्क्वायर। इसमें सेम को काटो, कांस्टेंट को काटो, हाफ को हटा दो, वाई को हटा, के को हटा दो। कांस्टेंट को मैंने हटा दिया। अब आप देखिए अगर वाई एक्सिस के ऊपर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो और एक्स एक्सिस के ऊपर एक्सटेंशन हो, ठीक है जनाब, तब तो ग्राफ में मैंने क्या बताया था कि जो चीज स्क्वायर होती है ना ग्राफ उससे दूर भागता है, उससे दूर भागता है। तो ग्राफ ये वाला तो है नहीं, ग्राफ ये वाला तो है नहीं। ठीक है। फिर ग्राफ कौन सा वाला है? सर ग्राफ ये वाला है कि अगर मैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को एक्स एक्सिस पर लेकर आ जाऊं और एक्सटेंशन को वाई एक्सिस पे लेकर चला जाऊं, ठीक है ना, वाई एक्सिस पे लेकर चला जाऊं, तो अब आप देखिएगा जो ग्राफ है वो एक्सटेंशन से दूर भाग रहा है। ये एक्सटेंशन है, एक्स नहीं है। ये एक्सटेंशन है। ठीक है जनाब। ये जो एक्स है इट इज एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन से दूर भाग रहा है। तो पता ये चला कि वाई एक्सिस पर एक्सटेंशन होना चाहिए, एक्स एक्सिस पर पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए। ठीक है जनाब। वाई एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर क्या होना चाहिए सर? वाई एक्सिस के ऊपर होना चाहिए एक्सटेंशन। तो वाई एक्सिस के ऊपर एक्सटेंशन और एक्स एक्सिस के ऊपर क्या होना चाहिए सर? एक्स एक्सिस पर होना चाहिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए इसका आंसर बन गया ए। ठीक। अच्छा, सारी बात को समराइज करके मैं इरेज कर रहा हूँ और इरेज करने के बाद आयशा आपसे ही बेटा कमेंट्री करवाना चाहूंगा। अल्लाह करे आपको बात समझ में आ गई हो, क्योंकि आप मैथ की स्टूडेंट हैं तो इसलिए मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। बट आयशा सिर्फ इतनी सी बात बोल रहा हूँ सर, फोर्स और एक्सटेंशन हुक्स लॉ में लीनियरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो है ही नहीं।
इसलिए ऑप्शन बी और सी तो आउट हो गए। अब रह गई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और एक्सटेंशन। जी हाँ सर, ये पैराबोला ग्राफ है और ये ग्राफ पैराबोला है। अब इस पैराबोला ग्राफ के अंदर हमेशा याद रखिएगा कि सर जो पैराबोला का ग्राफ होता है ना, तो जिस पर स्क्वायर होता है ग्राफ उससे दूर भागता है। तो स्क्वायर एक्सटेंशन पर आ रहा है, तो एक्सटेंशन वाई एक्सिस पर होना चाहिए, और जो लीनियर है वो एक्स एक्सिस पर होना चाहिए। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी शुड बी अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सटेंशन शुड बी अलोंग वाई एक्सिस, सो द राइट आंसर इज ए। हाँ बेटा आयशा, कुछ भी बोलने की कोशिश कीजिए बेटा। सही है। हाँ हाँ, एक्सटेंशन वाई एक्सिस पर होना चाहिए, ठीक है। सर एक्सटेंशन वाई एक्सिस पर होगी तो तभी ये दूर भागेगा, वरना दूर नहीं भागेगा। ठीक है बेटा। चले जी, इसको आगे लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 एक बाकायदा मुश्किल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 22 बेटा ये है कि एक वेव का पल्स है। वेव पल्स का मतलब होता है एनर्जी भाग रही है, और ये एनर्जी किसी रस्सी में भाग रही है, और रस्सी में एक पॉइंट है, और वो पॉइंट है पी। इस पॉइंट पी से ये पल्स या ये एनर्जी का पल्स अभी दूर है, तो काफी देर तक दूर है। और सर अभी काफी देर तक दूर है, तो काफी देर तक पॉइंट पी मूव कर ही नहीं रहा। और जब पॉइंट पी मूव नहीं कर रहा, तो आप देखिएगा पॉइंट पी का डिस्प्लेसमेंट काफी देर तक जीरो पे रुका हुआ है। अच्छा, जब ये पल्स पी पर पहुंचेगा, तो ये पल्स पी को ऊपर उठा देगा। जब ये पल्स ऊपर उठाएगा पी को, तो पी का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। सर इसमें डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, फेल हो गया। सर इसमें डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, फेल हो गया। सर वो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव देगा और ऊपर उठा देगा, तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट इसमें, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट इसमें, इसलिए बी और डी के ऊपर अभी मैं गौर करूंगा। अच्छा, उसके बाद देखिएगा कि ये जो डिस्प्लेसमेंट इसने ऊपर उठा दिया, ये काफी देर तक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मेंटेन करके रखेगा। तो सर ये काफी देर तक तो मेंटेन नहीं कर रहा। आप ये देखिए काफी देर तक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मेंटेन कर रहा है, इसलिए इसका आंसर डी है। ठीक है जी। ये सवाल मैंने आपको रेगुलर क्लास में भी कराया हुआ है, रीड एंड राइट की बुक में भी था। अलबत्ता अभी हम इसको बड़ा तेजी से आगे बढ़ाएंगे, रिकॉर्डिंग करके दे रहा हूँ। नहीं समझ में आए तो दोबारा देख लीजिएगा कि जब एनर्जी का पल्स पी पर पहुंचेगा, तो पी को ऊपर उठाएगा। ऊपर उठाएगा तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट काफी देर तक कांस्टेंट रहेगा। तो काफी देर तक कांस्टेंट डी में है, बी में नहीं है। ए और सी इसलिए फेल हो गए क्योंकि वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे हैं। उसके बाद जरा क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर आपसे कह रहे हैं कि ट्रांसवर्स वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इन दोनों के बारे में कौन सी बात करेक्ट है। तो ट्रांसवर्स वेव जो होती हैं वो पोलराइज हो सकती हैं, और लॉन्गिट्यूडनल वेव पोलराइज नहीं हो सकती। तो पोलराइजेशन का टॉपिक जिस बच्चे ने पढ़ा हुआ है उसको फौरन पिक कर लेगा कि पोलराइजेशन ट्रांसवर्स वेव में होती है, और पोलराइजेशन लॉन्गिट्यूडनल वेव में नहीं होती। इट इज द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 उस दिन मैं आपको क्लास में करा चुका हूँ, लेकिन लास्ट टाइम जब मैं हॉस्पिटल में बैठ के पढ़ा रहा था तो मुझे नहीं पता कि आपको मेरी ये बात समझ में आई थी नहीं आई थी, इसलिए मैं जल्दी से दोबारा यहाँ पे कर देता हूँ। क्वेश्चन बेटा ये है कि किसी बिल्डिंग की विंडो से, ठीक है जनाब, फॉर एग्जाम्पल ये बिल्डिंग की विंडो है, बिल्डिंग की विंडो से एक लाउड स्पीकर ड्रॉप कर दिया गया, एंड इनिशियली एट रेस्ट और ड्रॉप कर दिया। अब जब ये लाउड स्पीकर नीचे जा रहा है, तो नीचे जाते जाते ये 10 मीटर नीचे चला गया। जब ये 10 मीटर नीचे चला गया, तो इसने 10 मीटर नीचे जाकर एक शॉर्ट पल्स ऑफ साउंड थ्रो कर दिया, फायर कर दिया, फेंक दिया। लाउड स्पीकर से 10 मीटर नीचे गिरने के बाद लाउड स्पीकर से एक शॉर्ट पल्स ऑफ साउंड पैदा हुआ।
ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे कहूं कि 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, टू कांस्टेंट, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, एक्सेलरेशन 9.8, सर 10 मीटर नीचे गिर चुका है, फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। सवाल ये पहले करा चुका हूँ इसलिए आंसर भी इसका याद सा हुआ है। सर इसकी वेलोसिटी होगी 14 मीटर पर सेकंड, यानी जब लाउड स्पीकर यहाँ पर होगा तो लाउड स्पीकर की स्पीड होगी 14 मीटर पर सेकंड। और लाउड स्पीकर इस वक्त साउंड का सोर्स है, साउंड का सोर्स है, तो सोर्स की स्पीड होगी 14 मीटर पर सेकंड। साउंड की स्पीड होगी 14 मीटर पर सेकंड, साउंड की नहीं, सॉरी, सोर्स की स्पीड। ठीक है जनाब। अच्छा और आगे चले, कहते हैं इसने जो साउंड का पल्स पैदा करा ना, उसकी फ्रीक्वेंसी थी 256 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स 256 हर्ट्ज, और जाहिर सी बात है ये हर डायरेक्शन में जाएगी। कहते हैं क्या हुआ कि स्पीड ऑफ साउंड इतनी है, एक बंदे ने विंडो से अपना सर बाहर निकाला उसी टाइम पे जब वो 10 मीटर नीचे लाउड स्पीकर गिर चुका है, उस टाइम पर किसी बंदे ने विंडो से अपना सर बाहर निकाला। तो फॉर एग्जांपल ये उस बंदे का सर है जो उसने ग्रीन कलर से एरो बनाया, बाहर निकाला। तो बाहर निकाला तो क्वेश्चन है, एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल, मतलब ये फ्री फॉल मोशन चल रही है। कह रहे जनाब क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वो बंदा सुनेगा। ठीक है जनाब। तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वो सुनेगा, उसे कैलकुलेट करने के लिए अगर आपको याद हो तो हम लोग क्या क्या लिखते हैं सर, ऊपर लिखते हैं स्पीड ऑफ साउंड यानी वी, वी, वी एस, और फिर यहाँ पे लिखते हैं सोर्स फ्रीक्वेंसी, यहाँ लिखते हैं ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। बताइए लाउड स्पीकर लिसनर से दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, फ्रीक्वेंसी कम होगी, और फ्रीक्वेंसी कम होती है तो यहाँ पे बेटा प्लस की साइन आती है, फ्रीक्वेंसी कम होगी प्लस की साइन आएगी। ठीक है जनाब। अब आप देखिए स्पीड ऑफ साउंड उसने दी हुई है 330, 330, 330, स्पीकर की इस वक्त स्पीड 14, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 256, सॉल्व करोगे तो फ्रीक्वेंसी आएगी 246 हर्ट्ज, सॉल्व करोगे तो फ्रीक्वेंसी आएगी 256 हर्ट्ज। ठीक है ना। तो ये इसका बेटा आंसर हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, वो ज्यादातर लोग यही कहते हैं भाई इसको याद करें, तो याद तो खैर करने को मैं भी कहूंगा, लेकिन मैंने आपको एक छोटी सी बात यूं समझाने की कोशिश की हुई है कि भाई जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड सेम होती है। ठीक है जनाब, सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेम स्पीड से चलती हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को याद करने के लिए मैंने आपको बोला है कि मेरे एक दोस्त है, उनका नाम याद करो, रमी वुक्स जी। इस रमी वुक्स जी में मैंने याद कराया है कि रेडियो वेव की वेवलेंथ होती है 10⁻², फिर -4 करते रहो, -2, +2 में -4 करो, सब में एक्सपोनेंट -4 करो, तो ये बन गया +2, -4 करूंगा एक्सपोनेंट -2, फिर आएगा एक्सपोनेंट -6, फिर आएगा एक्सपोनेंट -10, फिर आएगा एक्सपोनेंट -14। ठीक है ना, -14, यानी गैमा रेस की वेवलेंथ -14 में होती है। अच्छा सर विजिबल, सर विजिबल -7 में, अल्ट्रावायलेट -8 में। ये तीन लाइंस हैं, इंफ्रारेड, विजिबल और अल्ट्रावायलेट, ये लाइंस हैं -6, -7, -8। तो भाई मैंने इस टेक्निक से इसको याद किया हुआ है, रेडियो +2, +2 में -4 करो, इट मेक्स -2, फिर -6, फिर -10, फिर -14, और वॉयलेट और अल्ट्रावायलेट -7, -8। अब जरा क्वेश्चन में आ जाए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सपोनेंट -7। सर एक्सपोनेंट -7 जो होता है ना वो अल्ट्रावायलेट में डाल दें, एक्सपोनेंट -7 अल्ट्रावायलेट में डाल दें, एक्सपोनेंट -2, सर एक्सपोनेंट -2 माइक्रोवेव में डाल दें। ठीक है जनाब, तो इसका आंसर बन गया सी। ठीक, तो याद करने की एक छोटी सी टेक्निक बनाने की कोशिश की है, वरना वैसे आपको रट्टा ही मारना है, लेकिन इससे भी सवाल हो जाते हैं, जो टेक्निक मैंने भी आपको सिखाई है, एक्सपोनेंट अगर आप याद कर लें, एक्सपोनेंट -4 के डिफरेंस है। अच्छा जी, उसके बाद बेटा यहाँ पर आ जाए,
कह रहे जनाब वेवलेंथ ऑफ साउंड मैंने डिटरमिन करनी है स्टेशनरी वेव से। अब स्टेशनरी वेव के अंदर होता ये है कि ये दीवार है और यहाँ से साउंड वेव भेजी जाएंगी, और जब साउंड वेव बेटा यहाँ से जाएंगी तो उन साउंड वेव को हम डिटेक्ट करेंगे बाय माइक्रोफोन। माइक्रोफोन को सीआरओ से कनेक्ट किया हुआ होगा, और जब सीआरओ से कनेक्ट करते हैं तो वो माइक्रोफोन की रीडिंग कहीं पर हमें लाउड स्पॉट डिटेक्ट कराएगी और कहीं पर हमें क्वाइट साउंड डिटेक्ट कराएगी। तो जहां साउंड क्वाइट हो जाएगी, जहां साउंड फेंट हो जाएगी, हम समझ जाएंगे कि वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। स्टैंडिंग वेव की बात करें तो वहां पर नोड बन रहा होगा, वहां पर नोड बन रहा होगा। जहां जहां क्वाइट साउंड होगी वहां पे नोड बन रहा होगा, और जहां जहां लाउड स्पॉट्स आएंगे वहां यकीनन एंटी नोड्स बन रहे होंगे। खैर, अगर आप अगर आप पोजीशन ऑफ क्वाइट स्पॉट्स पकड़ लें तो जितने भी क्वाइट स्पॉट्स होंगे, क्वाइट स्पॉट्स मींस देयर इज नोड, और आपको पता है नोड से नोड तक का जो डिस्टेंस होता है ना, इट इज इक्वल्स टू लेमडा बाई टू। तो अगर आप खाली क्वाइट स्पॉट्स पकड़ लें तो नोड टू नोड लैम्डा बाई टू, और उसी लैम्डा बाई टू में से आप वेवलेंथ डिटरमिन कर लेंगे। आपको फ्रीक्वेंसी की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको स्पीड ऑफ साउंड की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्वाइट स्पॉट पकड़ लें माइक्रोफोन सीआरओ से। तो क्वाइट स्पॉट का मतलब वहां पे बन रहे हैं नोड्स, और नोड से नोड तक का डिस्टेंस इट इज इक्वल टू लेमडा बाई टू, और उसी लेमडा बाई टू में से आप वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेटा इसका आंसर है डी। उसके बाद आ रही है जनाब क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में लगा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव में कह रहे हैं कि जब टाइम 0.38 सेकेंड है, जब टाइम 0.38 है तो 0.38 सेकेंड ये वाला टाइम है, ये वाला टाइम है जिसपे मैंने लाइन बना दिया। इट इज 0.38, इट इज 0.38, और अगर ये 0.38 टाइम है तो इस 0.38 टाइम पर जो ऊपर वाली वेव है उसका डिस्प्लेसमेंट पकड़ो कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, और जो नीचे वाली वेव है उसका डिस्प्लेसमेंट पकड़ो कितना डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। ऊपर वाला डिस्प्लेसमेंट काउंट करना पॉजिटिव और नीचे वाला डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करना नेगेटिव। अलबत्ता 0.38 है ना, तो मैंने गलत लिया है पॉइंट। सर 0.38 एक डिवीजन पीछे होगा, सॉरी भाई, क्योंकि जब मैं यहाँ ले रहा हूँ तो ये 32, 34, 36, दिस इज 38। तो 0.38 के टाइम पर ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है ऊपर वाला, सर ये ऊपर वाला डिस्प्लेसमेंट है प्लस का 0.4, और सर ये नीचे वाला डिस्प्लेसमेंट है माइनस का 1.4, और अगर मैं दोनों को ऐड कर लूं तो ऐड करके आएगा माइनस का 1.0, माइनस का 1.0। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा 0.38 सेकेंड पर माइनस का 1.0 सेंटीमीटर, क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव कहती है कि उस टाइम पर आप दोनों वेव के डिस्प्लेसमेंट को लिखें और उसको अल्जेब्रिक मेथड से ऐड कर लें, जो रिजल्ट आएगा इट विल बी द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा माइनस का 1। उसके बाद कह रहे हैं जनाब कि इन विच सिचुएशन डिफ्रैक्शन अकर। और भाई डिफ्रैक्शन जब ही होता है जब कोई वेव किसी गैप में से पास हो रही है, गैप में से वेव पास होना डिफ्रैक्शन कराएगा, कोई खास सवाल नहीं है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में अगर कोई स्टूडेंट मेरे साथ कैलकुलेटर बेटा चलाने में हेल्प कर दे, आयशा बेटा आप ही कैलकुलेटर चला ले तो ज़रा मेरे लिए आसानी हो जाएगी बेटा। क्वेश्चन ये है कि जनाब लाइट है और ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। इस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बता रहे हैं कि जो पेयर ऑफ नैरो स्लिट्स हैं उनके बिटवीन का जो डिस्टेंस है वो 0.10 mm है, इट इज स्मॉल ए। ठीक है जनाब, स्लिट्स के बिटवीन का गैप स्मॉल ए। आगे चलें, कह रहे जनाब स्क्रीन 2 मीटर अवे, इट इज कैपिटल डी। स्क्रीन 2 मीटर अवे, इट इज कैपिटल डी। फ्रिंजेस का साइज दैट इज कॉल्ड एक्स 8 मिलीमीटर। तो बड़ा इन सबको जो दिया हुआ है उसमें से मैं लेमडा निकाल सकता हूँ। तो x इज इक्वल टू लेमडा डी ओवर ए, इसमें से लेमडा आप निकाल सकते हो।
लेमडा को बेटा मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा, बल्कि मैं निकाल नहीं रहा, सिर्फ समझ ले लेमडा निकाल लेंगे इसमें से, वरना बहुत लंबा टाइम लग जाएगा भाई। लेमडा निकाल लेंगे। लेमडा निकालने के लिए आपको एक्स पता है, ए पता है, डी पता है, सॉल्व करोगे लेमडा आ जाएगा। जब लेमडा आ जाए तो क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन है पाथ डिफरेंस बताएं। ठीक है जी, पाथ डिफरेंस बता देंगे। किसके लिए? सेकंड ऑर्डर डार्क फ्रिंज के लिए। सेकंड ऑर्डर डार्क फ्रिंज के लिए। तो ये है सेकंड ऑर्डर डार्क फ्रिंज। तो याद रखिएगा, जो फर्स्ट डार्क फ्रिंज होती है ना, फर्स्ट डार्क फ्रिंज, उसका पाथ डिफरेंस होता है लैम्डा बाई 2। फर्स्ट डार्क फ्रिंज का। सेकंड डार्क फ्रिंज का, तो सर इसके पीछे ऑड नंबर चलते हैं, यानी 1 है तो अगले का होगा 3, अगले का होगा 3। ठीक है जनाब। तो सेकंड ऑर्डर डार्क फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस होगा 3 लैम्डा बाई 2। तो लैम्डा आप निकालोगे लैम्डा डी ओवर ए से, और जब लैम्डा डी ओवर ए से आप रिजल्ट निकाल लोगे, तो उसी रिजल्ट को पुट करोगे पाथ डिफरेंस की इक्वेशन में। जो फर्स्ट डार्क फ्रिंज होती है उसके लिए पाथ डिफरेंस होता है लैम्डा बाई 2, जो सेकंड होगी उसके लिए होगा 3 लैम्डा बाई 2। और मैं मार्किंग स्कीम से देख के बता रहा हूँ, 29 का आंसर आ जाएगा सी। आप चेक कर लीजिएगा बेटा, बिल्कुल आपको सी आंसर मिल जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है। तो कैलकुलेटर हम नहीं चलवा रहे ना। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बेटा ये है कि अगर हमारे पास रेड लाइट हो, सिर्फ रेड लाइट हो, और रेड लाइट को डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से पास कराएं, तो रेड कलर के ब्राइट डॉट्स बनते हैं, जो कि आपके सामने हैं। ठीक है ना, ब्राइट डॉट बनेंगे स्क्रीन पे और रेड कलर के बनेंगे, क्योंकि आपने रेड लाइट यूज की हुई है। लेकिन अगर रेड लाइट की जगह आप व्हाइट लाइट यूज कर दें, तो भाई व्हाइट लाइट में हम पढ़ा चुके हैं कि व्हाइट लाइट में जो स्क्रीन के ऊपर हमें पैटर्न नजर आता है, वो डॉट्स वाला नहीं होता, बल्कि उसमें बड़े बड़े डॉट्स होते हैं। और उन बड़े डॉट्स में, उन बड़े डॉट्स में, ये जो मैंने बड़े बड़े डॉट्स बना रहा हूँ, उन बड़े डॉट्स में याद रखिएगा डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे बड़ी वेवलेंथ है। तो जिसकी वेवलेंथ बड़ी होती है वो सर ज्यादा एंगल पे डिफ्रैक्ट होता है, ज्यादा एंगल पे डिफ्रैक्ट होता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं इस वाले ब्राइट स्पॉट में, इस वाले ब्राइट स्पॉट में जो बड़ा सा ब्राइट स्पॉट है और 7 कलर्स का है, तो उन 7 कलर्स में सबसे दूर रेड वाला होगा, और सेंटर से या चल इसको सेंटर बोले, सेंटर से करीब वाला वॉयलेट होगा। सेंटर से करीब वॉयलेट होगा, सेंटर से दूर रेड होगा। ठीक है जनाब, इस वाली बात को ध्यान में रखिएगा। अब क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन ये है कि ये वाला रेड स्पॉट, रेड स्पॉट जब हम स्क्रीन पे देखेंगे व्हाइट लाइट की फॉर्म में, व्हाइट लाइट की फॉर्म में देखेंगे, अगर आपने व्हाइट लाइट यूज की, तो व्हाइट लाइट से जब डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा, तो ये सेंटर है, सेंटर से दूर वाली तरफ रेड होगा, करीब में वॉयलेट होगा। दूर पे रेड होगा, करीब में वॉयलेट होगा। दूर में रेड, करीब में वॉयलेट। दूर में रेड, करीब में वॉयलेट। रेड दूर क्यों होगा सर? रेड की वेवलेंथ सबसे बड़ी है, जिसकी वेवलेंथ सबसे बड़ी होती है उसमें डिफ्रैक्शन सबसे बड़े एंगल पर होता है। तो रेड कलर का डॉट उस पूरे बड़े से जो ब्राइट स्पॉट आ रहा है उसके अंदर बिल्कुल दूर होगा सेंटर से। और अगर दूर होगा तो बेटा इसका आंसर बनेगा डी। दूर होगा, इसलिए बेटा इसका आंसर बनेगा डी। दूर होगा। हाँ बेटा, बने बने। सी इसलिए नहीं हो सकता, तो सी के अंदर अगर हम देखें ना, तो इसने क्या बोला हुआ है? मतलब आप मेरी इस वाली बात पे शायद अभी नहीं पहुंच पाई, जरा सुनिए। अगर मैं व्हाइट लाइट पास कराऊंगा, तो वॉयलेट कलर करीब आएगा सेंटर से, और रेड कलर दूर जाएगा। रेड कलर दूर जाएगा सेंटर से। अब सेंटर चाहे आप इसको कह लें, चाहे सेंटर आप इसको कह लें तो अच्छा है। सेंटर से जो भी स्पॉट बनेगा उसमें रेड दूर की तरफ होगा। तो ये रेड है, और ये रेड कोने की तरफ आ रहा है। ये रेड है, ये रेड कोने की तरफ आ रहा है। कौन सा कोना? जो सेंटर से दूर है। सेंटर से अगर आप इसको देखो तो ये उल्टा है, इसमें यूं दिखा रहा है वो, कि रेड कलर सबसे कम है, कम डेविएट हो रहा है, और सेंटर से सबसे करीब आ रहा है। इसलिए बेटा सी फेल है। आयशा बेटा, सी इसलिए फेल है। बात पकड़ाई में आई नहीं आई? रेड कलर की वेवलेंथ बड़ी है, तो उन 7 कलर्स में, आउट ऑफ दीज 7 कलर्स, रेड कलर विल बी डिफ्रैक्टेड मोर, रेड कलर विल बी डिफ्रैक्टेड मोस्ट। और मोस्ट डिफ्रैक्शन की वजह से उस बड़े से स्पॉट के वो आउटर साइड की तरफ होगा। आउटर साइड की तरफ, आउटर का मतलब सेंटर से अवे।
अच्छा जी, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर पूछ रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम सुनते ही जहन में आता है आई एम ने वी। आई एम ने वी, आई करंट, करंट दिया हुआ नहीं है तो करंट की जगह लगाना पड़ेगा वी अपॉन आर। तो सवाल बहुत लंबा है, कैलकुलेशन वाइज है मुश्किल नहीं, आसान सवाल है। वोल्टेज चाहिए, वोल्टेज की जगह लिखोगे 6 वोल्ट, वोल्टेज की जगह बेटा 6 वोल्ट, रेजिस्टेंस की जगह 15 ओम, तो ये वी अपॉन आर हो जाएगा। एन की जगह नंबर डेंसिटी 9 एक्सपोनेंट 28, पाई 4 कांस्टेंट है, डायामीटर सर डायामीटर दिया हुआ है 3 मिलीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ई की वैल्यू आपको पता है, वेलोसिटी आपने कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर बी लाना है जो आ जाएगा। कैलकुलेशन लंबी है, समझाने में मुश्किल नहीं है। कैलकुलेशन लंबी है, समझाने में मुश्किल नहीं है। सारी वैल्यूज गिवन है, फार्मूले में पुट करें, सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा। सिर्फ कैलकुलेटर चलाने का इम्तहान है ना। क्वेश्चन नंबर 32। सर क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहे हैं कि एक सेल, पहले द सेल इन ईच सर्किट हैव सेम ईएमएफ, दोनों सेल एक जैसे हैं, ठीक है जी, दोनों सेल एक जैसे हैं, दोनों की इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, सारे रेजिस्टर आइडेंटिकल है, ठीक है जी। जब रेजिस्टर को मैंने सिंगल लगाया लेफ्ट में तो पावर थी पी, पावर थी पी। अब मैंने दो रेजिस्टर लगा दिए। अब सवाल है जब दो रेजिस्टर आपने सीरीज में लगा दिए, सीरीज में लगा दिए तो जरा सुनिएगा सर, जब सिंगल रेजिस्टर था तो पावर थी, पावर डेसिपेशन थी वी स्क्वायर अपॉन आर, वी वोल्टेज आर रेजिस्टेंस। अच्छा सर अब इस वाले पर आ जाए, इस पे सर हो जाएगा वी स्क्वायर, वोल्टेज वही है पर रेजिस्टेंस आर प्लस आर, पर इट इज 2 आर। इस दफा पावर बदल गई है। सर कितनी पावर बदल गई है? तो सर पावर बदलने में इस 2 को अगर मैं छोड़ दूं तो ये बन गया 1/2, बाकी बचा वी स्क्वायर अपॉन आर, बाकी बचा वी स्क्वायर अपॉन आर। और ये जो वी स्क्वायर अपॉन आर है, दिस वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू पी। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप रेजिस्टेंस डबल कर दोगे तो पावर डेसिपेशन आधी रह जाएगी। फॉर्मूला लगाना है वी स्क्वायर अपॉन आर, वोल्टेज दोनों में सेम है, रेजिस्टेंस डबल हो गई है, रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी तो पावर डेसिपेशन क्या हो जाएगी जनाब, आधी हो जाएगी। सवाल आसान है, इसमें भी कोई मुश्किल चीज नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहे हैं कि फिलामेंट लैंप में जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो वोल्टेज बढ़ाने से आपको याद होगा कि लैंप का जो ग्राफ होता है उसमें करंट से ग्राफ दूर भाग रहा होता है, करंट वाली एक्सिस से ग्राफ दूर भाग रहा होता है। वजह सर अब वोल्टेज बढ़ाते हैं तो वोल्टेज बढ़ाने से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। रेजिस्टेंस क्यों इंक्रीज हो जाती है? क्योंकि लैंप गर्म हो जाता है। तो लैंप गर्म होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा, रेजिस्टेंस टेम्परेचर ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, और रेजिस्टेंस ज्यादा होने से ग्राफ करंट वाली एक्सिस से दूर भागेगा, करंट वाली एक्सिस से दूर भागेगा। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में आप जरा यूं बात याद करें कि क्वेश्चन में कह रहे हैं वॉल्यूम इज अनचेंज, वॉल्यूम अनचेंज, वॉल्यूम होता है सर लेंथ इनटू एरिया, लेंथ इनटू एरिया, ठीक है ना। कह रहे हैं हमने किसी वायर को स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने से डायामीटर 94% हो गया, परसेंट को अगर हटा लें तो 0.94 हो गया, ठीक है ना। अब आप खुद सोचिए, पाई कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, डायामीटर हो गया है 0.94, क्वेश्चन में दिया हुआ है, डायामीटर खराब हो गया। वॉल्यूम वही रखना है, अगर आपने वॉल्यूम वही रखना है तो लेंथ के साथ ये वाला नंबर विद स्क्वायर आपको करना पड़ेगा डिवाइड। आप डिवाइड करोगे तो वॉल्यूम वही बचेगा, वरना वो वॉल्यूम कुछ और हो जाएगा। दोबारा सुनिएगा, क्वेश्चन में कीवर्ड है वॉल्यूम वही रखना है, वॉल्यूम वही रखना है। अगर वॉल्यूम वही रखना है, मैंने वायर को स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने से क्वेश्चन में लिखा हुआ है वायर थिन हो जाता है, आपने खींचा तो डायामीटर उसका 0.94 यानी 94% पर आ गया, इसका मतलब है 0.94 हो गया। ये 0.94 का स्क्वायर वॉल्यूम को खराब कर देगा, तो वॉल्यूम अगर वही रखना है तो लेंथ के साथ उसी 0.94 के स्क्वायर को क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो पता ये चला
कि जब डायमीटर 0.94 रिड्यूस होकर आ जाता है तो लेंथ का नंबर ये बन जाता है, लेंथ का नंबर ये बन जाता है। ठीक है जी, ये हमने इस सेंटेंस से बात सीखी है। अब सवाल पर आ जाए। सर क्वेश्चन ये है कि किसी वायर की रेजिस्टेंस थी आर, वायर की रेजिस्टेंस थी आर, लेंथ थी एल, डायामीटर था पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है जनाब। अब आप गौर कीजिए, जब मैंने तार को खींचूंगा तो ना तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी, ना पाई चेंज होगा, ना फोर चेंज होगा। तार खींचने से इट रिमेन्स कांस्टेंट, इसलिए इसको मैंने हटा दिया। इसका कोई काम नहीं है, बिना वजह कैलकुलेशन लंबी करके बच्चे को परेशान कर रहा होता है। तो ये है ओरिजिनल वायर। अब बेटा मैंने वायर को खींचा, जब मैंने वायर को खींचा तो उसकी रेजिस्टेंस बदलेगी। कैसे कैसे बदलेगी? तो सर बदलने में ना लेंथ बदलेगी। लेंथ कितनी बदल गई? सर लेंथ खींचने से हो गई है एल अपॉन 0.94 स्क्वायर। सर लेंथ हो गई है एल अपॉन 0.94 स्क्वायर। और डायामीटर? सर डायामीटर हो गया है 0.94 डी स्क्वायर। ठीक है ना। अब आप गौर कीजिएगा बेटा, ये वाला डी एल और ये वाला अपॉन डी स्क्वायर, इट इज इक्वल टू कैपिटल आर। एल अपॉन डी स्क्वायर इट इज कैपिटल आर। पीछे क्या बचा? सर पीछे बचा 0.94 स्क्वायर इंटू 0.94 स्क्वायर। तो ये बन गया 0.94 की पावर 4। और 0.94 की पावर 4 करोगे तो मुझे याद नहीं आ रहा इसका आंसर क्या आएगा। 34 का आंसर देख लूं बेटा मैं। 34 का आंसर लिखा हुआ है डी। ठीक है जी, 34 का आंसर लिखा हुआ है डी। आप चेक कर लीजिएगा बेटा, ये वाला आंसर आ जाएगा। जो बात सिखाने वाली है बेटा उस पर गौर कीजिए, आंसर तो आप कैलकुलेटर से निकाल के चेक कर लोगे। बेटा जो सिखाने वाली बात है दोबारा सुनना। सर जब इन्होंने तार को स्ट्रेच किया तो तार का डायमीटर 0.94 हो गया। वॉल्यूम को सेम रखना है, तो मैंने पहले वॉल्यूम वाली इक्वेशन लिखी। वॉल्यूम वाली इक्वेशन में मैंने सिखाया है डायमीटर को 0.94 कर दिया, तो लेंथ को 0.94 स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा टू कीप वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम को कांस्टेंट करने के लिए 0.94 स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। अब आपके पास लेंथ, लेंथ अपॉन 0.94 स्क्वायर है, डायमीटर 0.94 डी स्क्वायर है। इसको मैंने रेजिस्टेंस की इक्वेशन में रखा, सॉल्व करा, तो बेटा रिजल्ट आ गया 1.28 आर। 1.28 आर। नाउ क्वेश्चन नंबर 35। फिर क्वेश्चन नंबर 35 ये है कि एक सेल है, उस सेल की ईएमएफ 3 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 4.7 है और लोड की रेजिस्टेंस 9.3 है। तो जितनी बातें इसने बताई हैं उन बातों से पहले हम कैलकुलेट करेंगे करंट। ठीक है, ईएमएफ है 3, कैपिटल आर है 9.3, इंटरनल रेजिस्टेंस है 4.7। सॉल्व करोगे तो बेटा करंट आ जाएगा 9.3 में 4.7 प्लस करोगे तो मेरे ख्याल में 15 नहीं 14 आ जाएगा। ठीक है ना, ये आ जाएगा 49 प्लस 4 13, 13 और 1 14, 14 आ जाएगा। इट विल बी द करंट। आप पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। ये करंट आ गया। जब करंट आ गया तो कह रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल में कितनी पावर जाया हो रही है। सर पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। आई बटा ये वाला लिखना 3/14, क्योंकि करंट सेम गुजरेगा। इंटरनल रेजिस्टेंस 4.7 है, इंटरनल रेजिस्टेंस 4.7 है, करंट 3/14 स्क्वायर, इंटरनल रेजिस्टेंस 4.7। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर ये मिलेगा। मार्किंग स्कीम से आंसर देख के बता रहा हूँ, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, आंसर यही आएगा। पर पहले करंट निकालोगे, जब करंट आ जाएगा तो उसी करंट को आई स्क्वायर आर में रख के आप पावर कैलकुलेट कर लो। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या हो रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 36 को मैं अपनी लैंग्वेज में कहता हूँ डबल पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट। ये एक पोटेंशियल डिवाइडर है, ये दूसरा पोटेंशियल डिवाइडर है। तो मैं अपनी जब वीडियो बनाता हूँ तो उसका मैंने बहुत सारे सवाल इसी नाम की वीडियो से बनाए हुए, जिसमें मैंने बोला इट इज अ डबल पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट। इस डबल पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट में अगर मैं आपसे कहूँ कि इस 15 वोल्ट को इस वाले R1 और R2 में डिवाइड करना है। ठीक है जनाब, R1 R2 में डिवाइड करना है। ठीक है जनाब। तो चलिए जनाब, मैंने R1 के लिए कहा कि मैं वोल्टेज निकालना चाह रहा हूँ, तो R1
डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 और टोटल वोल्टेज 15 है, ठीक है ना। तो ये बन गया 24/30 × 15, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 12 वोल्ट आ गया। इसका वोल्टेज आएगा जी 12 वोल्ट, इसका वोल्टेज आएगा 12 वोल्ट, ठीक। अच्छा नीचे वाले पर आ जाए। सर ये 15 वोल्ट है, और 15 वोल्ट को अगर मैं 6 और 9 में डिवाइड करूंगा ना, तो ये 6 वोल्ट इस पर आएगा, 9 वोल्ट इस पर आएगा। क्यों? सर 6 प्लस 9 15 होता है, आप रेशो वाला फार्मूला लगाओगे तब भी यही रिजल्ट आएगा। तो 15 वोल्ट डिवाइड कर रहा हूँ 6 और 9 के रेशो में, तो 6 को 6 वोल्ट मिलेगा, 9 ओम को 9 वोल्ट मिलेगा। अच्छा, अब बेटा ये बात याद रखिएगा कि जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होती है ना, वो हमेशा आमने सामने वाले का डिफरेंस होती है, आमने सामने वाले का डिफरेंस होती है। तो 12 वोल्ट और 6 वोल्ट, 12 वोल्ट और 6 वोल्ट दोनों का डिफरेंस, सर डिफरेंस इज 6 वोल्ट। कोई बच्चा बोले सर इन दोनों का डिफरेंस निकलवा दे, मैं इन दोनों का भी निकलवा देता हूँ। कैसे? ये बताओ, टोटल 15 है, 15 में से 12 वोल्ट इधर आ गया, तो इस पे कितना आ रहा होगा? 3 वोल्ट आ रहा होगा, इस पे आ रहा होगा 3 वोल्ट, ठीक है। अब जरा इन दोनों का डिफरेंस देखना, 9 वोल्ट और 3 वोल्ट, सर इन दोनों का डिफरेंस भी 6 वोल्ट ही होगा। तो आमने सामने के वोल्टेज का डिफरेंस बराबर होता है 12 माइनस 6 6 वोल्ट, और इधर से 9 माइनस 3 3 वोल्ट। तो इट इज डबल पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट। ऐसे सवाल में आपको एक पूरी वीडियो भेज चुका हूँ पहले। उसके बाद आ रही है जनाब इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है जरा देखते हैं। क्वेश्चन जनाब ये है कि दो रेजिस्टर्स हैं, दो रेजिस्टर्स 20 मिली वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्टेड है। पहले दोनों थर्मिस्टर है, सेम टेम्परेचर पे थे, दोनों की सेम रेजिस्टेंस थी। मैंने अज्यूम कर लिया कि इसकी रेजिस्टेंस 2 ओम थी, मैंने अज्यूम कर लिया इसकी रेजिस्टेंस 2 ओम थी। ये मेरी मर्जी है, कुछ भी नंबर ले लो पर सेम रखना, क्योंकि वैल्यू गिवन नहीं है। तो जनाब जाहिर सी बात है कि जो टोटल 20 है, तो आधा उस ऊपर जा रहा होगा, आधा नीचे को जा रहा होगा। 10 मिली वोल्ट ऊपर आएगा, 10 मिली वोल्ट नीचे आएगा। जब रेजिस्टर बराबर होते हैं तो वोल्टेज आधा आधा हो जाता है। अब हुआ बेटा ये कि जो एक्स है ना, एक्स, सर एक्स की रेजिस्टेंस डबल कर दी, एक्स की रेजिस्टेंस डबल कर दी, 2 का डबल 4, एक्स की रेजिस्टेंस डबल हो गई है। और वाई कह रहे हैं वाई की रेजिस्टेंस आधी हो गई है, वाई की रेजिस्टेंस आधी हो गई है। ये वाई के रेजिस्टेंस को मैंने आधा कर दिया, जो भी मैंने वैल्यू ली थी उसको आधा कर दिया। तो एक्स वाली वैल्यू को डबल कर दिया, वाई वाली वैल्यू को आधा कर दिया। अब सवाल है, बताइए वोल्ट मीटर पे क्या रीडिंग आएगी? निकाल लीजिए वोल्ट मीटर की रीडिंग। सर वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी R1/R1 प्लस R2, टोटल वोल्टेज 20 मिली वोल्ट, ठीक है जी। ये बन गया 1/5 × 20। सिंप्लीफाई कर लें, 5 × 5 5 4 20, तो ये बन गया बेटा 4 मिली वोल्ट, ये बन गया बेटा 4 मिली वोल्ट। तो जब कभी कुछ कोई भी वैल्यू ले लें, कुछ भी ले लें आप देखेंगे आंसर वही आपको मिलेगा हमेशा। जब कभी ये बोले ना दोनों की वैल्यू सेम है, इस बात का ख्याल रखिएगा, अपनी मर्जी से जब चलाएंगे, जब क्वेश्चन में लिखा हो भाई दोनों की वैल्यू सेम है, सेम है तो कोई नंबर लेके दोनों को सेम दे लें। सेम देके आप कर लें, एक को डबल करें, एक को आधा करें, या जो कुछ भी करना हो करें। पर जब सेम वैल्यू दी हो और नंबर नहीं दिया हो, तो वो नंबर अपने पास से सेम नंबर अब सबको दे दो, और फिर सवाल करो, पूरा सवाल आराम से सॉल्व होगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हर जगह के लिए रूल बता रहा हूँ मैं। अच्छा जी, उसके बाद आ रही है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में बेटा रमशा, आप जब देखेंगे ना वो न्यूक्लियर फिजिक्स वाली वीडियोस, तो आपको ये सवाल वहां से समझ में आएंगे कि रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट है, उस साइंटिस्ट ने अल्फा पार्टिकल्स को एम किया गोल्ड फॉइल पर, और ज्यादातर पार्टिकल स्ट्रेट चले गए विदाउट डिफ्लेक्शन, बहुत थोड़े से पार्टिकल वगैरह 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 85 दफा ये बात सुन चुके हैं। अच्छा, पूरे एक्सपेरिमेंट से हमें क्या क्या पता चला? सर हमें पता चला कि एटम मोस्टली अंदर से एम्प्टी है, 99.99% अल्फा पार्टिकल सीधे चले जाते हैं जनाब। इसका मतलब है कि जो एटम है वो अंदर से एम्प्टी है, नंबर वन। नंबर टू, कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए, जब डिफ्लेक्ट हुए तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता होगा, ठीक है जनाब। और न्यूक्लियस में एटम का सारा मास, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बाकायदा मास है, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, ठीक है जनाब। तो कुछ अल्फा पार्टिकल किसी हैवी मास से टकराकर वापस आए, तो वो हैवी मास रीजन न्यूक्लियस है। पर इस पूरे एक्सपेरिमेंट से हमें ये बात नहीं पता चली कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन भी है, ठीक है ना, ये बात हमें नहीं पता चली, ठीक। कि प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन को तो कह सकता हूँ भाई पॉजिटिव चार्ज है, तो प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई कि न्यूक्लियस है, प्रोटॉन है।
लेकिन न्यूट्रॉन इसके इस पूरे एक्सपेरिमेंट्स में कहीं से नहीं पता चलता, इसलिए इसका आंसर सी है। उसके बाद जनाब ये लिखा हुआ है विच टू पार्टिकल्स हैव अपोजिटली चार्ज चाहिए। अल्फा पॉजिटिव, हीलियम पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है। बीटा प्लस पॉजिटिव, एंटी प्रोटॉन, आपको पता है प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, एंटी प्रोटॉन नेगेटिव होता है। अपोजिट चार्ज, तो मुझे यही आंसर मिल गया। ठीक, नीचे आ रहे हैं बीटा माइनस एंड इलेक्ट्रॉन, दोनों एक ही चीज है सर, दोनों नेगेटिव है। पॉजिट्रॉन प्रोटॉन दोनों पॉजिटिव है। तो पता ये चला कि इसमें कह रहे हैं अपोजिट चार्ज, सर अपोजिट चार्ज एंटी प्रोटॉन दैट इज नेगेटिव, बीटा प्लस इट इज पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 40, लेप्टॉन कौन है इन सब में? सर मीजॉन लेप्टॉन है? नहीं सर, मीजॉन तो हेड्रॉन की एक टाइप है। पॉजिट्रॉन लेप्टॉन है, यस। प्रोटॉन क्या है सर? प्रोटॉन हेड्रॉन है। क्वार्क, सर क्वार्क इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। तो आपने ये थ्योरी पढ़ी हुई है, इसलिए इसको हम यहीं पर रोक रहे हैं। तो इस तरह ये 20 क्वेश्चन बेटा हमने 50 मिनट्स में कंप्लीट कर लिए हैं। अलबत्ता इस क्लास में बेटा आयशा, क्योंकि अभी 10 मिनट बाकी बचे हुए हैं, तो इसलिए मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ऊपर वाले भी किसी सवाल में चला जाऊं। कोई ऐसा सवाल हो जो ज़रा ज़रा मुश्किल सा सवाल हो, और उस सवाल को भी हम इस क्लास में कर लें तो अच्छा हो जाएगा। अब मुश्किल और आसान की खैर डेफिनेशन देना भी बड़ी मुश्किल सी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखें जी, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 ये है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है, उसको हमने ड्रॉप कर दिया दो प्लैनेट्स पर। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट m ही है, उसको दो प्लैनेट्स पर ड्रॉप किया है, x और y पर, और वहां पे एयर नहीं है। ठीक है, हाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ड्रॉप, हाइट डिफरेंट दी हुई है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दोनों प्लेनेट की आपको नीचे टेबल में दी हुई है। अच्छा जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी है। ठीक, पूछ क्या रहे हैं? पूछ ये रहे हैं एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल प्लेनेट एक्स का gx है, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल प्लेनेट वाई का आपको मालूम करना है। ठीक है जी, तो इसके लिए क्या करें, तो जरा गौर से सुनिए। मैंने लिखा बेटा, इसको आराम से कीजिएगा, सवाल आसान है पर लिखते वक्त ख्याल करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या, अभी ये आखिरी क्लास है। पोटेंशियल एनर्जी का बड़ा फार्मूला होता है mgh, इट इज अ जनरल फार्मूला। ठीक, अगर मैं प्लेनेट एक्स पर हूँ, एक्स पर हूँ जो मैं भी, फिर अब आप एक्स पर होंगे तो ग्रेविटी हो जाएगी gx। अब्दुल्ला एक और क्लास है? अच्छा बेटा gx, मुझे याद नहीं रहा बेटा, मेरे घर वाले पूछ रहे हैं आखिरी क्लास का था। अच्छा जी, gx जो है वो प्लेनेट एक्स की ग्रेविटी है, और प्लेनेट एक्स के ऊपर हाइट, सर हाइट 3 है। मास तो दोनों जगह सेम है, आप चाहें तो, आपको याद है सेम को काटो, आप चाहें तो एम को उड़ा दें, और एम को लिखा भी रहने दें तो कोई फर्क नहीं पड़ना, वैसे ही कट जाना। ठीक है ना, तो जो चीज सेम होती है मैं कहता हूँ सेम को काटो, एम को मैंने हटा दिया। तो ग्रेविटी जी एक्स है, हाइट 3 है, और पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा ई है। तो बेटा ये मैंने जी एक्स की वैल्यू निकाल ली, और जी एक्स की वैल्यू, या इसको ऐसी छोड़ दें, मुझे नहीं पता किस चीज की जरूरत पड़ेगी। ये प्लेनेट एक्स की बात हो गई होगी। अब चलो प्लेनेट वाई पर। जब प्लेनेट वाई पर जा रहे हो तो प्लेनेट वाई पर पोटेंशियल एनर्जी है 4 डेल्टा ई, खुद बता रहे हैं, 4 डेल्टा ई। मास, मास लिखो ना लिखो एक ही बात है, क्योंकि मैं उड़ा चुका हूँ इसलिए मुझे नहीं लिखना चाहिए। जी वाई, प्लेनेट की ग्रेविटी वाई, जी वाई, और हाइट, सर वहां पे उसकी हाइट है 4, हाइट है 4। ठीक है जनाब। अच्छा जी, 4 से 4 वैसे भी कैंसिल हो जाना है। जहां डेल्टा ई लिखा है, डेल्टा ई की वैल्यू लाके पुट कर दो। सर डेल्टा ई की वैल्यू है 3gx। तो पता ये चला कि प्लेनेट वाई की ग्रेविटी 3gx है। प्लेनेट वाई की ग्रेविटी 3gx है, प्लेनेट वाई की ग्रेविटी 3gx है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 20 आसान है इसलिए नहीं करा रहा, इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद और थोड़ा सा ऊपर चलें क्योंकि टाइम थोड़ा सा बाकी है। अच्छा जी, इसके अंदर अगर देखें, हाँ बोल, हाँ हाँ हाँ, आप छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए, ओके ओके ओके। अच्छा जी, जरा इस वाले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चे जो हैं वो 45 डिग्री से परेशान होते हैं। सर 45 डिग्री क्या चीज़ है? इसके अंदर आपको एक बात बताऊं कि लिक्विड का जो प्रेशर होता है ना बेटा, लिक्विड का प्रेशर वो कंटेनर की शेप पे डिपेंड नहीं करता, कंटेनर की शेप पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है ना,
तो कह रहे हैं दो वेसल्स हैं, दो कंटेनर है, एक का नाम पी है, एक का नाम क्यू है। इनवर्ड आउटवर्ड इनक्लाइन हुए हुए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। दोनों वेसल्स में जो लिक्विड है, ठीक है जनाब, वो लिक्विड की डेंसिटी में डिफरेंस है, लेकिन दोनों की डेप्थ सेम है। सर अब दोनों की डेप्थ सेम है, सेम को काटो, डेप्थ सेम है, दोनों सेम प्लेनेट पे हैं, कहीं अलग अलग नहीं जा रहे हैं, इसको भी काट दो। तो पता ये चला कि प्रेशर डिपेंड करेगा डेंसिटी पर। प्रेशर डिपेंड करेगा डेंसिटी पे। तो हमें निकालना है प्रेशर ऑफ पी डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ क्यू। उसके लिए चाहिए डेंसिटी ऑफ पी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ क्यू। अब डेंसिटी के बारे में जरा गौर से सुनिएगा क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं पी की डेंसिटी, पी इज ट्वाइस एस डेंस। पी की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ पी, डेंसिटी ऑफ पी इज ट्वाइस ऑफ डेंसिटी ऑफ क्यू, इज ट्वाइस ऑफ डेंसिटी ऑफ क्यू। तो P की डेंसिटी की जगह, P की डेंसिटी की जगह मैंने लिखा 2 टाइम्स डेंसिटी ऑफ Q। नीचे डेंसिटी ऑफ Q ऐसे ही है, ठीक है ना। P की डेंसिटी 2 टाइम्स डेंसिटी ऑफ Q। डेंसिटी ऑफ Q से डेंसिटी ऑफ Q कैंसिल, तो बेटा इसका आंसर आ गया 2/1। इसलिए इसका बेटा आंसर हो गया ए। 2/1, इसलिए बेटा इसका आंसर हो गया ए। तो याद रखिएगा 45 का कोई काम नहीं है इसके अंदर। लिक्विड का प्रेशर सिर्फ डिपेंड करता है रॉ जी एच पर, बस रॉ जी एच। एक और क्वेश्चन देख लें बेटा। क्वेश्चन ये है कि एक कंटेनर है, बर्तन है, इस बर्तन में कोई लिक्विड है, उस लिक्विड के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है। क्यूब का 42% अबव द सरफेस ऑफ मरकरी है। 42% अबव है, द 42% अबव है, तो 58% बिलो द लिक्विड सरफेस है। तो जो लिक्विड सरफेस के अंदर होता है ना, वो चीज, वो उतना वॉल्यूम मेरे लिए काम का होता है। ठीक है, 58% अंदर है, याद रखिएगा, डूबा हुआ है। क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ मरकरी। पहली बात, अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा हो, तो फ्लोट करने का मतलब होता है कि सर उस ऑब्जेक्ट का जो वेट है ना, वो अपथ्रस्ट के बराबर है। वेट अपथ्रस्ट के बराबर है, ठीक है ना। अच्छा, अपथ्रस्ट का फॉर्मूला होता है रॉ, रॉ डेंसिटी ऑफ लिक्विड जी, और वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट जो लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है, जो लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है उतना वॉल्यूम। अच्छा वेट, सर वेट होता है mg, और mg में जो मास है वो नहीं दिया हुआ, बल्कि ब्लॉक की डेंसिटी दी हुई है। डेंसिटी दी हुई है तो मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। दोनों तरफ जी से जी मैंने कैंसिल कर दिया, दोनों तरफ बेटा डेंसिटी जी से जी मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है जनाब। अच्छा वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट जो डूबा हुआ है, कितना डूबा हुआ है, सर डूबा हुआ है 58%। 58% डूबा हुआ है, तो 58% को मैंने लिख दिया 0.58। 58% को मैंने लिख दिया 0.58 डेसिमल में लिख दिया। अब आप और कीजिएगा बेटा, इस वी नॉट से वी नॉट भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए डेंसिटी ऑफ लिक्विड कैलकुलेट करनी है। डेंसिटी ऑफ आयरन, आयरन की डेंसिटी है 7900। इसको डिवाइड कर दो 0.58 से, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड आ जाएगी। अब क्योंकि लिक्विड मरकरी है, मरकरी की डेंसिटी हमें जुबानी याद होती है 13,400, 13,600, तो उसके नियरेस्ट आंसर 14,000 है। खैर आप कैलकुलेटर से निकालिएगा, मेरे याद करने वाले जुमले को छोड़ें। सॉल्व करोगे तो बेटा ये रिजल्ट आ जाएगा। और उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है, 2 मिनट बाकी है तो जरा जल्दी से इसको भी देख लें। कह रहे हैं इस ब्लॉक का वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, ठीक है। इस वेट को बैलेंस कर रहा है इस टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट, इस टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है जनाब। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज बैलेंस्ड बाय वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टेंशन, और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टेंशन 410 न्यूटन वाली फोर्स का साइन 60 प्लस 210 वाली फोर्स का साइन 10 डिग्री, ठीक है ना। जहाँ लिखा हुआ है वेट, तो वेट होता है mg, और mg में से आप बेटा खाली m निकालना है, बाकी सारी वैल्यूज मैंने आपके सामने लिख दी है।
खाली एम निकालना, बाकी सारी वैल्यूज बेटा मैंने लिख दी है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी थोड़ी सी मुश्किल है। और इस क्वेश्चन में क्या मुश्किल है, जरा इस क्वेश्चन की मुश्किल को देखिएगा। या मैं इसको जल्दी से खत्म करने की कोशिश करूंगा तो मैं इतना अच्छा समझा नहीं पाऊंगा। इसको अगली क्लास के लिए रखिए। इसकी अगली क्लास के अंदर मैं आपको शुरू के जितने मुश्किल सवाल हैं वो इंशाल्लाह कराता हूँ, ताकि ये पेपर हमारा पूरा कंप्लीटली हो जाए। ठीक है जी। तो बेटा आज की इस रिकॉर्डिंग को यहाँ बंद कर रहा हूँ, और शुरू वाले सवाल भी मैं आपको कराऊंगा।